और मैं जानता हूं कि भाजपा की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में आने वाले नहीं हैं। इस डर से वो बार बार बहाने मारकर चुनावों को टालते हैं। सचिन जी क्या कह रहे हैं उसमें राजनीति है। सभी की डिमांड है कि शहर में और गांव में अभी प्रशासक लगे हुए हैं और जो जनता के रोज के काम होते हैं उसको अधिकारी ढंग से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो सबकी मांग है, जनता की मांग है, और हमारी पार्टी तो शुरू से कह रही है कि जल्द से जल्द राजस्थान में चुनाव हो। और मुझे खेद है कि भाजपा की सरकार जब से बनी है, ना तो छात्र के चुनाव हुए यूनिवर्सिटी में, ना नगर पालिका के हुए, ना पंचायत के हुए। तो जो मूल भावना लोकतंत्र को मजबूत करने की संविधान में है, अंकित है, कानूनी उनको पाबंद है सरकारों को चुनाव करवाइए। न जाने निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है और न जाने सरकार क्या कर रही है। कोर्ट के निर्णय के बाद भी 15 अप्रैल की समय सीमा थी, उसके बाद भी यहाँ चुनाव नहीं कराए गए। तो सभी लोगों की मांग है कि चुनाव हो, ताकि अपने वार्ड मेंबर्स को अपने निगम परिषद में, अपने पंचायतों में लोग चुनकर जाएं, ताकि जनता के काम रोज हो। अब छोटे छोटे कामों के लिए कलेक्टर्स भी काम नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं। इसलिए लोगों में काफी एक रोष भी है कि बेवजह चुनाव टाले जा रहे हैं। सभी का मन है कि चुनाव हो, और मैं जानता हूं कि भाजपा की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में आने वाले नहीं है। इस डर से वो बार बार बहाने मारकर चुनावों को टालते हैं। सबका मन है, हम कोर्ट कचहरी का रास्ता भी अपनाएंगे और दबाव बनाएंगे कि चुनाव हो। बाकी यहाँ जो आम जन समस्या रहती है उसका निराकरण करने के लिए लगातार मैं अधिकारियों को संपर्क में हम रहते हैं, और काम चल रहा है। लेकिन प्रदेश में मैं जिन गांव में कल गया, किसी भी गांव में नरेगा का कोई लगभग समाप्त है। तो नरेगा का नाम बदलकर जो केंद्र सरकार ने पाखंड रचा था वो अब सामने आ गया। हम शुरू से कहते थे नाम बदलना उद्देश्य नहीं है, नरेगा को समाप्त करना उद्देश्य है। आज और इतिहास गवाह है, जब कांग्रेस सरकार थी तो लाखों लाख लोग रोज दिहाड़ी में कुछ पैसा कमाकर अपने घर जाते थे, महिलाएं भी, मर्द भी। आज राजस्थान में लगभग नरेगा बंद होगा, पूरे देश में हालात हो गए हैं। तो आपने नरेगा को बंद कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा दे नहीं रहे हैं, चुनाव पंचायतों के आप करा नहीं रहे। तो विकास और डेवलपमेंट सरकार का एजेंडा नहीं है। तो सिर्फ मैनेजमेंट कर कर इश्तिहार और अखबार पोस्टर छाप कर पीठ थपथपा रहे हैं। इतनी घोषणा हो गई। अब जो बजट घोषणा हो रही है कितनी कारगर हो रही है। 4 लाख नौकरी की बात पहले बजट में की थी, अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है। तो सरकार की जो काम करने का तरीका है वो जनता के हित में नहीं है, सब देख चुके हैं। लेकिन हम पूरा दबाव बनाएंगे कि सरकार मजबूर होकर लोगों के काम करे। देखिए सर, वो विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं मगर भाई, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से विधायक कांग्रेस से चुन के आए हैं या फिर सांसद कांग्रेस है, तो वहाँ पर राज्य सरकार क्या बजट नहीं दे रही, किस तरह के काम का झटके हैं दे रही? बिल्कुल स्पष्ट है भाई, इसमें कोई किसी को दोहराए नहीं होना चाहिए। अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे कार्यकाल में हमने बनाए थे। हमारा गौरव का पुल है, हमारा मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फूड पार्क, इन सबके जो जिस तरीके से इनको औपचारिक शुरुआत मिलनी चाहिए, एक उद्घाटन होता है, एक प्रोग्राम होता है, लोगों को संदेश जाता है, तो सरकार नहीं चाह रही है। और भेदभाव तो है भाई, जहाँ जहाँ कांग्रेस के एमपी एमएलए हैं वहाँ सरकार की मंशा कम होती है काम कराने की, देने की। घोषणा करते भी हैं तो फाइनेंस नहीं आता, बजट नहीं आता, लटकता रहता है। ये पक्षपात तो होता है, लेकिन ठीक है, राजनीति है, अपना समय है, उनका 2.5 साल का बचा है, मर्जिया जो करें। लेकिन जनता के बीच में हमारे जनता, हमारे कार्यकर्ता सारी बातें जानती है, समझती हैं। लेकिन विकास के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में हम कोई कमी नहीं आने देंगे, इस जनता का मैं तो हर बार ही बोलता हूँ। अब भी आज अगले 2-4 हफ्तों के अंदर भारी किल्लत होने वाली है, हर प्रदेश के हर कोने में होती है। तो सरकार को एहतियात बरतकर पहले से ही करनी चाहिए प्लानिंग, वाटर सप्लाई, टैंक, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पाइपों की मरम्मत, और अधिकारियों को पहले सचेत करना पड़ेगा कि 2 महीने कैसे टैकल करें इसको। उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इसको गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेगा। सर, देश वाली समाज के लोग आपसे मिले हैं, किस तरह की बात हो रही है? अपने इलाके के क्षेत्र के विकास की बातें करी हैं, जो जो दिक्कत कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में चर्चा करी है। और मैंने कहा कि हम कोई कमी नहीं आने देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और किसी को कोई परेशानी जरूर नहीं है। नगर निकाय जो अफसरशाही भावी है। अभी तो मैंने कहा आपको कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तो वो प्रतिनिधि आएंगे कहाँ से। अब जब अधिकारी चल रहे हैं बेचारे, वो कमरों बैठे बैठे कहाँ, क्यों गाँव में जाएंगे, क्यों ढाणे में घूमेंगे वो लोग, उनको थोड़ा वोट लेना है किसी का। वो तो अपना टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक के सरपंच है, प्रधान है, प्रमुख है, वार्ड मेंबर है, सीआर है, डीआर है, वही लोग तो करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, जनता के काम करते हैं। बिल्कुल ठप पड़ा है मामला। तो इसका बहुत एक नकारात्मक इफेक्ट पड़ रहा है पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में। तो सरकार को अपनी जिद छोड़कर और
हार के डर से बाहर निकलकर चुनाव कराने चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं से चर्चा की आपने, तो क्या इस तरह की सबने दुआ करिए, अमन चैन बना रहे, सबको साथ लेकर चलें और सबका हो। और अगर अभी सचिन पायलट ने एक बयान दिया कि सरकार चुनाव फिर नहीं कराना चाहती, फिर इसको आगे बढ़ा दिया पंचायत राज को चुनाव को लेकर और इस सारी चीजों, क्योंकि वो अपनी हार से डरे हुए। एक आप तो जागरूक हो, सचिन जी क्या कह रहे हैं उसमें राजनीति है। आप जागरूक हो कि चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम है, जो एक स्वतंत्र संस्था है। वो जिस दिन चुनाव की घोषणा कर दे कि हम तो मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आना ही पड़ेगा, इसलिए हमारे खिसकाने से थोड़ी खिसकता है चुनाव। सरकार की मंशा पे नहीं, सरकार की मंशा चलती नहीं है, निर्वाचन आयोग तय करता है। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ आपसे, चुनाव करवाने का काम निर्वाचन आयोग का है। वो अपने आप में एक निष्पक्ष स्वतंत्र संस्था है, वो चुनाव करवाती है, तो चुनाव करवा दे, कल करवा दे। हम तो क्या तो सर, चुनाव नहीं होने की वजह से चुनाव आयोग को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिसमें चाहे स्याही हो चाहे पेपर हो, वो मंगवा लिए गए, चाहे मशीनें मंगवा ली गई है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये निर्वाचन आयोग का काम है, उसमें सरकार या मदन राठौड़ या भारतीय जनता पार्टी का लेने देना नहीं है। हम तो पार्टी है, और पार्टी तो चुनाव में जब भी मतलब आचार संहिता लग जाएगी हमको निभाना है, हम उम्मीदवार खड़ा कर लेंगे, हम चुनाव लड़ लें। इसलिए वो जो काम है वो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसमें हमारी पंचायती नहीं चलती है। बालोतरा में रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 21 अप्रैल को आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। रिफाइनरी के बारे में आप सबको पता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। जब वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने ये रिफाइनरी के बारे में जानकारी प्राप्त की, और उस समय अपने राजस्थान के पेट्रोलियम मंत्री थे लक्ष्मी नारायण दवे, उन्होंने भी और उन कंपनियों से पैसा लेकर के सरकारी खजाने में जमा करवाया था। उसके बाद में कांग्रेस, हमारी सरकार तो चली गई, कांग्रेस आ गई। कांग्रेस आई और कांग्रेस ने 4.5 साल तक उसमें कुछ भी नहीं किया, और 4.5 साल में जाते जाते आनन फानन में बिना कोई ज़मीन का एक्विजिशन किए, बिना कोई प्रॉपर एग्रीमेंट किए, एक ऐसा MOU करके अचानक बुला दिया सोनिया गांधी जी को और ला करके एक नाटक किया शिलान्यास का, जिससे, और जो MOU किया उसके बारे में भी जान करके आश्चर्य हुआ कि 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज के 15 वर्ष तक उस कंपनी को देना। यानी जमीन हमारी, तेल हमारा, पैसा भी हम दें, 15 वर्ष तक बिना ब्याज के 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। बहुत बड़ा नुकसान का, घाटे का सौदा था। कांग्रेस सरकार तो चली गई, फिर बाद में हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने वो सब MOU निरस्त किए। कंपनी वही, लेकिन प्योरिटी उसकी 12.2 करी, जो पहले 6.2 थी। वो हमारा उत्पादन बढ़ाने का तय हुआ, इसे उत्पादन बढ़ाना है, और यही नहीं 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज देने का निरस्त किया, और 1100 करोड़ पर उसी कंपनी से एग्रीमेंट किया, और जिससे लगभग 40,000 करोड़ का राजस्थान को फायदा हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, और रोजगार मिलेगा इससे, पेट्रोल, डीजल, आपके गैस, विटामिन, केरोसिन, ये सब मिलेगा। कांग्रेस ने फिर आ गई बीच में, तो कांग्रेस ने 5 साल तक कुछ नहीं किया। अपने मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब अपने ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और अपने अपने समर्थक विधायकों को लेकर के खेमेबंदी कर दी, होटलों में बैठे रहे, आपस में लड़ते रहे। इस रिफाइनरी पर वो कुछ भी नहीं कर पाए। अभी हमारे राजस्थान में भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आते ही सबसे पहले यही काम किया कि इस रिफाइनरी को और आगे बढ़ाना चाहिए। और आज मैं देख करके आया हूँ, इस रिफाइनरी का इतना विस्तार कर दिया कि रिफाइनरी से हमें बहुत कुछ मिलने लगेगा, और लगभग 90,000 कर्मचारी इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार प्राप्त करेंगे। 40,000 तो डायरेक्ट ही उसमें काम करने लगेंगे, और राजस्थान को प्रचुर मात्रा में पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा, गैस भी मिलेगी, विटामिन भी मिलेगा, केरोसिन भी मिलेगा। और ये तय हुआ, इसके लिए रेलवे लाइन भी बिछेगी अलग से कि क्रूड को किस प्रकार से और सप्लाई की जा सके।
और यही नहीं, पानी के लिए भी पाइपलाइन बिछेगी। और एक धन्यवाद दें हम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को, कि जिन्होंने इस बजट के अंदर एक घोषणा करी कि पाली, जोधपुर और बालोतरा का इफ्लुएंट वाटर जो है, सीवरेज का वाटर, उसको और टर्सरी करके और रिफाइनरी को देने के लिए डीपीआर बनाए, पाइपलाइन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके, और जो अभी नाचना से शुद्ध पानी जा रहा है रिफाइनरी में, उसकी जगह पर इन इलाके का और सीवर का पानी ट्रीट करके और रिफाइनरी को देने का प्रस्ताव है। और वो यदि प्रस्ताव पारित हो गया और रिफाइनरी पेट्रोलियम मंत्री ने बैठ करके इसका तय कर दिया, तो मैं सोचता हूँ कि इस इलाके में जो उद्योग लगे हैं उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी निश्चिंत होकर के अपना उद्योग बढ़ा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस बेल्ट को लाभ मिलने लगेगा। आपने देखा होगा कि पहले क्या हालत थी अपने पचपदरा की, आज पचपदरा की ज़मीन की कीमतें इतनी बढ़ गई, इतनी होटलें बन गई, इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े मॉल बनने लगे। यही नहीं, सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ, इलाके का विकास हुआ और विकास बढ़ेगा। जब रोजगार मिलेगा, रिफाइनरी में इतने मजदूर जब काम करने लगेंगे तो यहाँ की थड़ियाँ चलेगी, होटलें चलेगी, ढाबे चलेंगे, टैक्सियाँ चलेगी, उन सबको रोजगार मिलने लगेगा। उनका रोजगार की गिनती करो तो और अलग है। कई चाय के कैबिन चलेंगे, कई खाने की होटलें चलेगी, कई ठहरने के लिए होटलें चलेगी, तो रोजगार मिलेगा, संपन्नता इसी इलाके में आने लगेगी। तो मैं तो सोचता हूँ कि इस इलाके के लिए तो ये रिफाइनरी वरदान साबित होगी। और इसके लिए तो मैं मीडिया का भी, जो एक जागरूक मीडिया है यहाँ का, बहुत प्रतिष्ठित मीडिया, मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ मीडिया बंधुओं की, कि आप लोग भी बढ़ चढ़ करके और इसका सही आकलन जनता के सामने रखें कि इस एक रिफाइनरी से आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। इस इलाके में लोगों को रोजगार मिलेगा, संपन्नता बढ़ेगी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और उनका बहुत बहुत हम अभिनंदन करना चाहेंगे। मोदी जी का अभिनंदन करना ही है, क्योंकि देखिए दुनिया में जब हम देखते हैं कि गल्फ कंट्रीज में युद्ध की विभीषिका आई, गल्फ कंट्रीज में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ, उन युद्ध की स्थिति में जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय भी हमारे नेता बहुत शांति से और एक कूटनीतिक तरीके से ऐसी व्यवस्था की कि हमारे यहाँ बराबर फ्यूल भी आता रहा, हमारे यहाँ पर जहाज़ों में गैस भी आती रही, हमारे यहाँ जहाज़ों में और मतलब ये डीजल पेट्रोल ये भी आने लगा, आता रहा। किसी भी देश की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमारे इन जो जहाज़ आ रहे हैं उसको छेड़े। यानी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता प्राप्त की। ये वो नेता हैं कि जिन्होंने जिस समय अपने रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध था, उस युद्ध के समय में हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, तो उस समय भी दोनों देशों के युद्ध को रोक करके 8-10 दिन युद्ध को रुकवा दिया। अब आप देखिए, दो लोग भिड़ रहे हों तब उनको लड़ाई में रोक दे कि 8-10 दिन हमारे बच्चों को निकलने दो, उसके बाद अपनी तोपें चलाना, बाद में लड़ना, कितना एक अविश्वसनीय सा लगता है। लेकिन वो करके दिखा दिया उस नेता ने। वो नेता आ रहा है, वो नेता आ रहा है कि जिसको दुनिया के 30 से अधिक राष्ट्रों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया। वो नेता हमारे हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ और बालोतरा में आ रहा है। वो नेता आ रहा है कि जिसने कई मुस्लिम राष्ट्रों में भी और मित्रता पैदा कर दी और वहाँ पर भी मंदिर तक निर्माण करवा दिया। वो नेता हमारे यहाँ आ रहा है। इसलिए इस इलाके की जनता से मैं आह्वान करना चाहूँगा और आप सबका भी ये चाहूँगा कि आप भी कृपा करके वहाँ पर पूरा और उनके वक्तव्य को सुने, वक्तव्य को प्रसारित करें। वो देशभक्ति है, उनमें कूट कूट करके देशभक्ति बनी है, उनके अंतःकरण में है। वो राष्ट्रीय चरित्र वाला महापुरुष है। मैं महापुरुष शब्द इसलिए प्रयोग में लेना चाहूँगा कि उनका कोई पारिवारिक प्रकरण नहीं है, उनका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं, उनका परिवार है 140 करोड़ भारतवासी। ऐसा व्यक्ति, मतलब आप भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा आपने देखा भी नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति आ रहा है। हम सब तो गर्व करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि देश का नागरिक भी गर्व करे, मीडिया भी गर्व करे, उत्साहवर्धन करे, ताकि वो और तेजी से और द्रुत गति से
इस देश की सेवा करने में अपना योगदान दें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सर रिफाइनरी में कितने लोगों के आने की संभावना है और किस तरीके से तैयारी की जा रही है? देखिए, वैसे कार्यक्रम सरकारी है, रिफाइनरी का उद्घाटन सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जन सेवक हैं, हम चाहते हैं कि हम सब सरकार के इस अभियान को भी सफल करें, रिफाइनरी के कार्यक्रम को भी सफल करें, इसलिए हम योगदान देने वाले हैं। हमारे समस्त कार्यकर्ता उसमें योगदान देंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं का भी हमने आह्वान किया। मैं सोचता हूं कि लगभग 2 लाख लोग उसमें उपस्थित रहे। सर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी को लेकर बोलने का अधिकार सिर्फ वसुंधरा राजे को है, बाकी किसी को है नहीं। ठीक कह रहे हैं वो, वसुंधरा जी को है तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारी तो नेता है।